इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप में से एक फ्लिपकार्ट ने 2022 में 7800 करोड़ का लॉस किया। बायजूस जिसने 4500 करोड़ का लॉस किया, ओयो ने 3900 करोड़, स्विगी ने 3600 करोड़, मीशो 3200 करोड़, पेटीएम 2300 करोड़ और क्रेड ने 1200 करोड़ से ज्यादा का लॉस किया। और ऐसे ही लिस्ट बहुत लंबी है। साथ में इंडिया की टॉप 51 यूनिकॉर्न्स में से सिर्फ 6 यूनिकॉर्न्स प्रॉफिटेबल है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इन्हें अभी भी फंडिंग मिल रही है। इन्वेस्टर्स को इन्हें पैसे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्लिपकार्ट ने 2021 में 29,000 करोड़ की फंडिंग उठाई, बायजूस ने 6400 करोड़, ओयो ने 12,000 करोड़ और क्रेड ने भी 2,000 करोड़ की फंडिंग उठाई है। तो क्वेश्चन ये है कि आखिर क्यों इतने हैवी लॉसेस होने के बावजूद इन्हें फंडिंग मिल रही है? क्या इन्वेस्टर सच में बेवकूफ है? बट इससे भी बड़ा क्वेश्चन ये है कि आखिर क्यों ये स्टार्टअप लॉसेस में है जबकि ये अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। लोगों को इनके सर्विसेज और प्रोडक्ट्स की आदत लग चुकी है। एक तीसरा क्वेश्चन भी है, इतने भयानक लॉसेस होने के बावजूद इन्हें फंडिंग तो मिलती ही है, लेकिन इनकी वैल्यूएशन आसमान कैसे छूती है? क्रेड की वैल्यूएशन है 50,000 करोड़, स्विगी की वैल्यूएशन है 80,000 करोड़ और फ्लिपकार्ट की वैल्यू करीब 3 लाख करोड़ से ज्यादा है। आखिर कैसे इन स्टार्टअप्स की वैल्यूएशन की जाती है? इन सब क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में जरूर मिलेगा। इस वीडियो के स्टडी मटेरियल्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। किसी भी टॉपिक को समझने के लिए पहले हमें बेसिक समझना बहुत जरूरी है। इसलिए सबसे पहले आज हम ये समझेंगे कि एक स्टार्टअप और एक नॉर्मल बिजनेस में डिफरेंस क्या है। आप एक बिजनेस तब कर रहे हैं जब आप एक ऐसी प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे हैं जिसके कस्टमर्स और मार्केट ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक पोटैटो चिप्स की कंपनी खोलते हैं तो पोटैटो चिप्स खाने वाले कस्टमर्स और उसे सेल करने के लिए मार्केट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और जाहिर सी बात है कि एक सेट बिजनेस मॉडल भी होगा क्योंकि पहले से उसमें लोग काम कर रहे हैं। लेकिन एक स्टार्टअप बिल्कुल डिफरेंट चीज है। बट वेट, इससे पहले आपको नीड और वांट्स के बीच के डिफरेंस को समझना होगा। नीड उसे कहते हैं जिसके बिना इंसान की जिंदगी चलना बहुत मुश्किल है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। बट वांट्स वो होती है जो आपके लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करती है, जैसे बेसिक फूड, क्लोथ्स और शेल्टर आपकी नीड है, लेकिन फास्ट फूड, ब्रांडेड क्लोथ्स और सी फेसिंग बंगलो आपकी वांट्स है और बाकी कोई भी चीज आपकी वांट्स ही है। एक नीड और वांट के बीच में एक और डिफरेंस होती है जो है वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, आप बेसिक फूड के लिए ज्यादा खर्च नहीं करेंगे, वहीं आप रेस्टोरेंट के फूड के लिए कितना भी खर्च कर सकते हैं। तो एक स्टार्टअप वो होती है जो किसी बड़े एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती है किसी डिफरेंट तरीके से, और एक स्टार्टअप का एम होता है उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन को आपके वांट्स में कन्वर्ट करना। बेसिकली अमेज़न ने आपकी शॉपिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व किया और धीरे धीरे ऑनलाइन शॉपिंग आपकी वांट बन गई। अब वो आपकी लाइफ का पार्ट बन चुका है। ओला ने कैब सर्विस के प्रॉब्लम को सॉल्व किया और अब कैब बुकिंग आपकी वांट बन चुकी है। लेकिन हाँ, एक स्टार्टअप की बिजनेस मॉडल डिफाइंड नहीं होती है। मतलब ये कि अगर आप एक स्टार्टअप करते हैं तो आपको ये पता नहीं होगा कि वो स्टार्टअप प्रॉफिटेबल कैसे होगी। आपके पास सिर्फ अजम्पशंस होंगे, कोई प्रूफ नहीं। लेकिन ये स्टार्टअप आप कुछ सालों से ही सुन रहे हैं। क्या स्टार्टअप कोई नई चीज है? नहीं। बैक 1880s में एक प्रॉब्लम थी। एक देश से दूसरे देश जाने में बहुत समय लग जाता था क्योंकि शिप्स बहुत धीरे धीरे चलती थी। हालांकि लोग पहुंच तो रहे ही थे, लेकिन टाइम तो बहुत लग रहा था। इसे सॉल्व करने के लिए दो भाइयों ने सोचा कि क्यों न हम पानी के बजाय उड़ के ट्रैवल करें, जिसके लिए उन्होंने एयरक्राफ्ट बनाने का सोचा। वैसे तो ये आइडिया नई नहीं थी, बहुत से साइंटिस्ट ट्राई करके फेल हो चुके थे और 1480s में लियोनार्डो दा विंसी ने फ्लाइंग मशीन को डिजाइन कर दिया था। इसलिए उन्हें ये तो पता ही था कि इसे सॉल्व किया जा सकता है। उन्होंने अपने बाइसिकल के बिजनेस के प्रॉफिट से अपने प्रोजेक्ट को फंड किया और सक्सेसफुली एयरप्लेन बना दिया। क्या उन्हें अपने बिजनेस मॉडल के बारे में पता था? क्या उन्हें ये पता था कि वो इस प्रोजेक्ट को मोनेटाइज कैसे करेंगे? सिमिलरली लेट 19th सेंचुरी में कार्स तो इन्वेंट हो चुकी थी, लेकिन बहुत महंगी हुआ करती थी, जिसका बेसिक रीजन था मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। हेनरी फोर्ड ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सोचा और मूविंग असेंबली लाइन के थ्रू कार्स को अफोर्डेबल बना दिया। फोर्ड मोटर कंपनी को स्टार्ट किया गया 12 इन्वेस्टर्स के साथ। इसी तरह लेट 1990s में अमेज़न ने ऑनलाइन शॉपिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व किया, गूगल ने वेब सर्च के प्रॉब्लम को सॉल्व किया, पीडीलाइट ने वुडन एडेसिव के प्रॉब्लम को सॉल्व किया और अगर रीसेंट टाइम्स की बात करें तो जियो ने स्लो इंटरनेट के प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब आप बताइए, क्या इन सब में से कोई भी स्टार्टअप अपने पहले दिन, महीने या साल से प्रॉफिटेबल थी? नहीं। इससे हम अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं, आखिर क्यों इंडियन स्टार्टअप्स आज के दिन इतने हैवी लॉसेस में है? देखिए, इसके पीछे मेजरली 3 रीजंस है। पहली रीजन तो बेसिक है, जब एक स्टार्टअप की बिजनेस मॉडल डिफाइंड होती ही नहीं है, जब वो किसी न्यू प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है,
तो वो अपने इनिशियल ईयर्स में प्रॉफिटेबल कैसे होगी। बट ये रीजन सिर्फ इनिशियल ईयर्स में ही अप्लाई होगी, मतलब पहले 1-2 साल। उसके बाद भी जो स्टार्टअप्स लॉसेस में है उसके पीछे का पहला रीजन है फ्लॉ इन बिजनेस मॉडल। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। ओला एक कंपनी है जो कैब सर्विस प्रोवाइड करती है। ओला को सक्सेसफुल होने के लिए 2 चीजें जरूरी थी, एक है कस्टमर और एक है ड्राइवर। कस्टमर्स को तो हेवी डिस्काउंट और लो प्राइसेस देख के उन्होंने एक्वायर कर लिया, लेकिन यही चीज उन्होंने ड्राइवर्स के साथ भी किया। ड्राइवर्स को लालच दिया, 60-70 हजार रुपए की कमाई की आदत लगा दी, और जब इन्हें प्रॉफिटेबल होना था तो इनके ड्राइवर्स की कमाई घटने लगी। तो क्वेश्चन ये है कि ऐसा बिजनेस मॉडल क्यों बनाना है जिसमें आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए अपने किसी स्टेक होल्डर को धोखा देना पड़े। और ये केस सिर्फ ओला के साथ नहीं है, जोमेटो, स्विगी और हर तरह के कंपनी के साथ है जिसमें गिग वर्कर्स इन्वॉल्व होते हैं। गिग वर्कर्स का मतलब है ऐसे एम्प्लॉय जो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं। इनकी कोई फिक्स सैलरी नहीं होती है, ये कमीशंस में काम करते हैं। जोमेटो, स्विगी इतने हेवी डिस्काउंट्स दे देते हैं जिसमें कुछ शेयर उनके रेस्टोरेंट्स का भी होता है। मैक्सिमम रेस्टोरेंट्स इस चीज से परेशान रहते हैं, इसलिए वो अपने फूड की क्वालिटी या क्वांटिटी को कम कर देते हैं और फिर डिलीवरी बॉयज के भी कमीशंस को कम करते हैं या फिर टाइम के साथ बढ़ाते ही नहीं है। इस कारण से इनकी सर्विस धीरे धीरे खराब होने लगती है। ऐसा ही कुछ फ्लॉ ओयो के बिजनेस मॉडल में भी है। इन्होंने अपने होटल पार्टनर्स को सपना दिखा दिया मिनिमम गारंटी देने का, और जब लॉसेस बढ़ने लगे तो होटल के साथ ही फ्रॉड होने लगे। आप हमारी ओयो वाली वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर क्यों इन्हें इतने जल्दी कस्टमर्स चाहिए? 2-3 साल में ही इन्हें यूनिकॉर्न क्यों बनना है? इसका रीजन है फास्ट ग्रोथ। पहले क्या होता था कि आप अपने प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को ग्रो कर लेते थे, जिसमें टाइम लगता था करीब 10-15 सालों का। लेकिन अब ये चीज करना मतलब गेम ओवर। लेकिन क्यों? देखो, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस और HNIs के पास पैसों की कमी नहीं है। अब मान लीजिए इस सिनेरियो में जोमेटो को सिर्फ न्यू दिल्ली में लॉन्च किया जाता, 4-5 सालों में बिजनेस को ऑर्गेनिकली ग्रो करते रहते, तो क्या कोई और बिजनेस हाउस अच्छे खासे पैसे लगाकर आपके आइडिया को, आपके बिजनेस को कॉपी नहीं कर लेती और फिर आपका दी एंड नहीं हो जाता? बिल्कुल पॉसिबल है। और यही कारण है कि VCs चाहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ऐसी ग्रोथ और ऐसी स्केल जिसे कॉपी करना बहुत मुश्किल हो। अब आज के दिन जोमेटो को कॉपी वही कर सकता है जिसके पास इतने बड़े स्केल के लिए रिसोर्सेज हो। इसे कहते हैं एंट्री बैरियर क्रिएट करना। फास्ट ग्रोथ के चक्कर में स्टार्टअप्स हेवीली इन्वेस्ट करते हैं एडवर्टीजमेंट में। क्रेड ने पिछले साल 973 करोड़ सिर्फ एड पर स्पेंड कर दिए, और बायजूस ने भी 2200 करोड़ सिर्फ मार्केटिंग पर उड़ा दिए। और ऐसे ही हर स्टार्टअप अपने इनिशियल फेज में एड्स पर हेवीली स्पेंड करती है, जिसके कारण उनके लॉसेस बढ़ जाते हैं। इसे कहते हैं कैश बर्न करना। बस इतना समझ लीजिए कि VCs को इनिशियल ईयर्स में प्रॉफिट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि वो तो ये कहते हैं कि इनिशियल फेज में प्रॉफिट के पीछे भागने से बिजनेस की ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इनका विजन लॉन्ग टर्म है। बट चाहे कोई कुछ भी कहे, लॉसेस तो लॉसेस है, इन्वेस्टर्स के पैसे तो बर्बाद हो ही रहे हैं। तो फिर क्यों इन्वेस्टर्स इन्हें इतना फंड करते हैं, और साथ में फंडिंग के साथ इन्हें बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वैल्यूएशन कैसे दे दी जाती है? देखिए, इसके पीछे का रीजन है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। इस रेशियो का मतलब है कि कितना रिस्क लेने से आपको कितना रिवॉर्ड मिलता है। मान लीजिए आपने कंपनी में 1 करोड़ इन्वेस्ट करने का रिस्क लिया और कुछ साल बाद अपने स्टेक्स को 5 करोड़ में सेल कर दिया, तो यहाँ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होगी 5:1, मतलब आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर 5x रिटर्न्स मिले। इन्वेस्ट करने से पहले VCs कुछ चीजें एनालाइज करते हैं, जिसमें से सबसे मेन है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, एंड सरप्राइजिंगली दे टारगेट 10x रिटर्न्स। जिस स्टार्टअप में उन्हें 10x रिटर्न्स मिलने की प्रोबेबिलिटी लगती है, वहां वो कितना भी रिस्क लेने को तैयार होते हैं। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि उन्हें पता है कि 90% स्टार्टअप्स अपने पहले 5 साल में ही फेल हो जाएंगे और इन स्टार्टअप्स पर उनकी इन्वेस्टमेंट वेस्ट होने वाली है। बट बाकी 10% स्टार्टअप्स उनके लॉसेस को ओवर कॉम्पेंसेट कर देंगे। और इसके बहुत से एग्जांपल्स भी है, जैसे फेसबुक, जिसने IPO के बाद अपने अर्ली इन्वेस्टर्स को 100x रिटर्न्स दिए, गूगल ने 20x रिटर्न्स दिए, Airbnb ने 20x रिटर्न्स दिए, उबर ने भी 15x रिटर्न्स दिए, और चाइनीज कंपनी अलीबाबा ने भी 100x रिटर्न्स दिए थे। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, ये सारे स्टार्टअप्स मैच्योर होने के बाद ही स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हुए थे, जबकि इंडिया में तो स्टार्टअप्स को अमैच्योर स्टेज में ही लिस्ट करने की कोशिश की जा रही है। जैसे आप एग्जांपल देखिए मामाअर्थ का, इन्हें कितने साल हुए मार्केट में? 2019 में इनकी रेवेन्यू थी ओनली 17 करोड़ और ये 2022 में ही यूनिकॉर्न बने हैं, और इतनी जल्दी इन्हें पब्लिक जाना है। आखिर क्यों? इसके पीछे का रीजन है एग्जिट। इनके इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट कमा के जल्दी भागना है।
और इसके पीछे दो ही रीजंस हो सकते हैं, या तो ये कि उन्हें उस कंपनी पर विश्वास है ही नहीं, या फिर वो अपने करंट प्रॉफिट्स के साथ खुश है। यहाँ मामाअर्थ ने प्लान किया था 2900 करोड़ रेज करने का आईपीओ के जरिए, जिसमें से 2500 करोड़ सिर्फ ऑफर फॉर सेल के थ्रू की जा रही थी। मतलब कि कंपनी के प्रमोटर्स अपने शेयर्स को बेचना चाहते हैं। एक्सपर्ट्स के हिसाब से जिस आईपीओ में 25% से ज्यादा ऑफर फॉर सेल होती है, वहां अलर्ट हो जाना चाहिए। प्रमोटर्स के एग्जिट के कारण नेगेटिव सेंटिमेंट्स बनती है और फिर शेयर प्राइस गिरने लगती है। और ऐसा ही हुआ था जोमेटो और पेटीएम के साथ, जबकि जोमेटो की तो सिर्फ 10% शेयर्स ही ऑफर फॉर सेल थी। तो सोचिए मामाअर्थ का क्या हाल होगा। लेकिन मामाअर्थ और इन जैसे स्टार्टअप्स के साथ एक और प्रॉब्लम है, हेफ्टी वैल्यूएशंस। इस कंट्रोवर्सी के बाद सभी लोग पूछ रहे थे कि 14 करोड़ प्रॉफिट वाली कंपनी को 24,000 करोड़ की वैल्यूएशन कैसे मिल सकती है। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि वैल्यूएशंस प्रॉफिट देख के होती ही नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था वीसीज को प्रॉफिट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वैसे भी अगर प्रॉफिट की ही बात करें तो फ्लिपकार्ट ने तो 7600 करोड़ की लॉस उठाई है, फिर भी उनकी वैल्यूएशन 3 लाख करोड़ से ज्यादा है ना। इन स्टार्टअप्स की वैल्यूएशन में यूज किया जाता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, और इस मेथड में बेसिकली यूज किए जाते हैं अजम्पशंस। मतलब एक कंपनी के अगले 5 से 10 साल के रेवेन्यू को एस्टिमेट करके उनके वैल्यूएशन को डिसाइड किया जाता है। मतलब ये भी कि अगर उनकी अजम्पशंस गलत निकली तो उनकी वैल्यूएशन खत्म। इस मेथड को यूज करने के पीछे दो रीजंस है। पहली तो ये कि एक स्टार्टअप एक नए प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, तो उनकी बिजनेस मॉडल डिफाइंड होती नहीं है, तो प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। और दूसरी ये कि आजकल ज्यादातर स्टार्टअप्स एसेट लाइट मॉडल यूज करती है। मतलब ये कि फंडिंग को एसेट्स बिल्ड करने में नहीं, मार्केटिंग में स्पेंड किया जाता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए। इसलिए एसेट्स को देखकर भी वैल्यूएशन नहीं की जा सकती। इसलिए यहाँ तो ये मेथड यूजफुल है, लेकिन ये मेथड तब घातक होती है जब इस मेथड को यूज करके एक स्टार्टअप को स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया जाता है। एंड माइंडेड, स्टॉक मार्केट में अजम्पशंस नहीं, फंडामेंटल्स देखी जाती है। कंपनी की लॉसेस बढ़ी तो स्टॉक क्रैश। अब चाहे आपकी फ्यूचर कितनी भी ब्राइट हो, आपकी प्रेजेंट तो डार्क हो ही जाएगी। इसलिए कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशंस को इसके लिए सॉल्यूशंस निकालने की जरूरत है। एंड फॉर्चुनेटली जोमेटो और पेटीएम क्राइसिस के बाद सेबी इसे लेकर बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है। अब हर स्टार्टअप को अपने वैल्यूएशन को डीपली एक्सप्लेन करना होगा और ओवर वैल्यूड कंपनीज को लिस्ट होने ही नहीं दिया जाएगा। और यही रीजन है कि इन स्टार्टअप्स की कोई आईपीओ आपने बहुत समय से देखी नहीं है। इस एपिसोड को समराइज करें तो हमें ये समझ आता है कि एक स्टार्टअप के लॉसेस नेचुरल है। लॉस मेकिंग स्टार्टअप को फंडिंग मिलना नेचुरल है और इन्हें हेफ्टी वैल्यूएशंस मिलना भी नेचुरल है। बट हेफ्टी वैल्यूएशंस पर लिस्ट होना डेंजरस है आपके लिए, इसलिए कृपया ध्यान रखें। और हाँ, 90% स्टार्टअप्स का फेल होना भी नेचुरल है। आपको क्या लगता है, स्टार्टअप को ज्यादा ध्यान प्रॉफिट्स पर देना चाहिए या फिर ग्रोथ पे? बताइए हमें कमेंट्स में। और ये भी बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बिज शिक्षा को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।